सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्य पत्रक 84। विषय है हिंदी। दिनांक है 10 फरवरी 2021। कक्षा है 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो आज है हमारे सामने अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश का अर्थ बेटा होता है जो हमने अपनी पुस्तकों में काव्यांश नहीं पढ़ा हो, यानी कहीं से भी पद्यांश हमारे सामने आ सकता है। तो अपठित पद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी न गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है, यानी पूरी कविता नहीं दी जाती, केवल एक अंश ही हमें पद्यांश के रूप में दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती। जो ये कविता का एक अंश दिया जाता है बेटा, वो हमारी पाठ्य पुस्तक जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं स्कूल में जो लगी होती हैं उसमें से नहीं होता, बल्कि वो बाहर से आता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है, यानी किसी भी विषय पर यह आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। कि जब हम अपठित पद्यांश को पढ़ते हैं तो जो हमारा मानसिक स्तर है वो बढ़ता है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कुछ प्रश्न हमारे सामने होते हैं बेटा, और वो पद्यांश वो काव्यांश पढ़कर ही हमें उसी में से उत्तर छांटने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों को ये पद्यांश कितना समझ में आया। इससे बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश या पद्यांश को ही बेटा हम काव्यांश कहते हैं। ये कविता का एक अंश है को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना अनिवार्य है। जब हम काव्यांश को पढ़ते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें देखिए ध्यान से। कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, यानी कि जो पद्यांश हमारे सामने है बेटा वो 2 या 3 बार हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें वो समझ में आता है, जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बात ये है। दूसरी बात, कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। 2-3 बार कविता को पढ़ो, फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उस काव्यांश से संबंधित उसे ध्यान से पढ़ो। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। जब हमने प्रश्न पढ़ लिया तो उसके बाद फिर उस कविता को फिर पढ़ो तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो, यानी वहाँ पर अंडरलाइन करना। हमने प्रश्न पढ़े, फिर काव्यांश पढ़ा और जो उससे संबंधित है वहाँ पर अंडरलाइन हमें करना है। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाए उन्हें लिखिए। जो का तो हम उन उत्तरों को लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं, कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने चाहिए। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कविता को पढ़कर उसका जो अभ्यास या सारांश है वो हमें लिखना होता है समझकर। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए। कई बार बच्चे करते हैं बेटा, प्रश्न हुआ तो कविता में लाइनें वैसी आई हैं, तुरंत लाइनों को लिख देते हैं, लेकिन हमें कभी भी कविता की पंक्तियों में उत्तर नहीं देना चाहिए। इससे हमें नंबर नहीं मिलते, बल्कि अपने शब्दों में या गद्य में देने चाहिए। उत्तर कैसे देने चाहिए बेटा? अपने शब्दों में या गद्य के रूप में देने चाहिए। प्रतीकात्मकता व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होते हैं, यानी हमें उत्तर को स्पष्ट लिखना चाहिए। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। तो पद्यांश का जो उत्तर है हमें सरल भाषा में देना चाहिए, स्पष्ट बात कहनी चाहिए और कम शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए।
शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। तो बेटा एक प्रश्न आता है कि इस काव्यांश का क्या शीर्षक है। तो शीर्षक हमें तकरीबन या तो शुरू में मिलेगा या आखिर में मिलेगा, वो आपको ध्यान से देखना है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है काव्यांश के अंदर उसी से संबंधित उसका शीर्षक होगा। मूल भाव, मूल भाव मतलब जिस विषय पर कविता लिखी गई है कि कवि क्या कहना चाहता है के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। जो मेन चीज है उसी का हमें शीर्षक लिखना चाहिए। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। तो बेटा ये हमारे सामने अपठित पद्यांश है, तो इसी के प्रश्न कुछ दिए गए हैं। तो ये पहले हमें पद्यांश को पढ़ना है, फिर हमें ध्यान से उत्तर देने हैं। तो पद्यांश इस प्रकार से है। वाचक, प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब ओ आ पड़े, सो अधैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। कि सफलता हमें अवश्य ही मिलेगी अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है कि हमें अपने अधिकारों को भी नहीं खोना चाहिए, यह भी एक दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर न्याय है, न्याय के लिए हमें अपने भाई बंधु को भी दंड देना चाहिए। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ। इसी तत्व पर न्याय लेने के लिए ही कौरवों का पांडवों से युद्ध हुआ, यानी भाई भाई आपस में लड़े। जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। जो हमारा भारतवर्ष है वो भव्य था और इसका जो अंत था वो बुरा हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो। कि हम सब लोगों को हिलमिल कर मिलजुल कर रहना चाहिए और जो ईर्ष्या है उसे हमें समाप्त कर देना चाहिए। भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। भारत को बुरे दिन नहीं देखने पड़ते अगर महाभारत नहीं होती। हो स्वप्न तुल्य सहदेव को सब शौर्य सहसा खो गया। आह इसी सम्राग्नि में सर्व सब स्वाहा हो गया। कि वो जो दुर्योधन ने जो हट की कल्पना की थी उसी की वजह से सब कुछ भारत का स्वाहा हो गया, समाप्त हो गया। दुर्वर्त दुर्योधन ने जो षष्ठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। कि उस हट को त्याग कर अगर दुर्योधन प्रेम पूर्वक उन पांडवों की बात को मान लेता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में। कि अगर हट ना होती तो भारत को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, रक्त की बूंदें बच जाती। ले डूबता है पापी नाव को मझधार में। कि वो तो जो पापी है उसने तो नाव को मझधार में ही डुबो दिया। आह बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए। मतलब भाई ने भाई को मारा, यानी परिवार ने परिवार को ही समाप्त कर दिया। हा तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संघारे गए। इस हट के कारण पिता ने पुत्र को, शिष्य ने गुरु को, सबको मार डाला। तो इस हट के कारण ही भारत को इन दुर्दिनों का सामना करना पड़ा। तो बेटा ये आपका था पद्यांश। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। उत्तर है हमारा कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने तथा पहले की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए। उत्तर है जब जीवन में कोई परेशानी, दुखी या शोक आ जाए
जब जीवन में कोई परेशानी, दुख या शोक आ जाए तो हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, हमें सफलता कब मिलती है? उत्तर है, अगर हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे तब हमें सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 4 है, कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ? उत्तर है हमारा, कौरव और पांडवों का रण न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। किसकी स्थापना के लिए बेटा? न्याय की स्थापना के लिए हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, दुर्योधन के हठ से क्या हुआ? दुर्योधन ने कैसा हठ किया? उत्तर है, दुर्योधन के हठ से महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अपने ही अपनों के हाथों मारे गए। दुर्योधन के हठ के कारण कौन सा युद्ध हुआ बेटा? महाभारत का युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? उत्तर है, कविता में मुख्य रूप से कर्म तथा न्याय की बात की गई है। प्रश्न नंबर 7 है, रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जय जान की जीवन। बेटा इन तीनों शब्दों के अंदर ज का प्रयोग हुआ है, और जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर दो से अधिक बार हो जाए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ज की आवृत्ति बेटा यहाँ पर 3 बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि अगर हम अपने अधिकार छोड़ देते हैं, यह एक महापाप, अन्याय तथा अधर्म होता है। इसी प्रकार न्याय के लिए अपने भाई को दंड देना भी धर्म है। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट थी। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर इसे याद कर लेना।